बैंक एक ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग बहुत बार जाते होंगे, आपके काफ़ी काम अटकते होंगे। हम लोग हमेशा बैंक को एक दूर की नज़रों से देखते हैं, जाते हैं, हमारा छोटा सा काम होता है, पैसे जमा करा दिए, चेक से विड्रॉ करा दिया, एफडी जमा करा दी, एफडी तुड़वा दी, लेकिन हम लोग कभी भी बैंकर को नहीं जान पाते हैं। तो आज उसी चीज़ को दूर करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं मोहित जी। कैसे मोहित जी? बहुत बढ़िया। मोहित जी मेरे फ्रेंड हैं और मैं उनको जानता हूँ एंड ही इज़ ऑल्सो अ बैंकर। ही इज़ प्रेजेंटली वर्किंग इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ही हैज़ ऑल्सो वर्क फॉर MNCs एज वेल। आज मैं मोहित जी से थोड़ा बहुत इनके बारे में जानूंगा, इनकी लाइफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे और हम कुछ जानेंगे इस टॉपिक पे जिसको हम बैंक बोलते हैं। बैंक की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता होंगी या जो आपको पता होनी चाहिए, तो उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे शुरुआत से। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं? बातचीत। तो बातचीत की शुरुआत कहाँ से होती है? ABC से, वेयर वी स्टार्ट। सो मोहित, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली से बिलोंगिंग या आपकी कहाँ से रूट्स हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा? हाँ। हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा में तिगांव से। तिगांव किस तरफ पड़ता है सर ये? बल्लभगढ़ के पास। अच्छा, बल्लभगढ़, मतलब फरीदाबाद के पास ही शायद। अभी भी हाँ। हम फरीदाबाद में हैं तो उससे ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं अभी ज़्यादा दूर। अच्छा, सो कहाँ से स्कूलिंग वगैरह बताइए, थोड़ा स्कूलिंग को लेकर चलिए। मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल। ठीक है। अलकनंदा मार्केट के अंदर है। ठीक है। वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी। हम्म। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो DU से मैंने अपनी कंप्लीट करी ठीक है। है। बीकॉम ऑनर्स? बीकॉम क्या कोर्स किया था आपने? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स, अच्छा ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ने का मन करा तो मैंने MDU से रोहतक? हाँ, MDU रोहतक से MBA करी मार्केटिंग के अंदर। MBA वाले टाइम पे तो आप जॉब कर चुके होगे, कर रहे होगे, तो उस टाइम पे तो फिर आपको जॉब रेगुलर करी है आपने कॉरेस्पॉन्डेंस पे करी? वो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस पे। वो कॉरेस्पॉन्डेंस पे करी। ठीक है, तो अभी हमने बहुत बड़ा सा जंप ले लिया है। शुरू से शुरू करता हूँ। स्कूलिंग का जो हम जनरली 12 सवा साल देते हैं, नर्सरी KG फर्स्ट से लेकर सेकंड तक, तो पूरे 12 साल की जर्नी में एक ही स्कूल रहा है या आपने कुछ स्कूल चेंज करे? नहीं, मैंने स्कूल चेंज नहीं करे? नहीं। ठीक है। कुछ स्कूल की मेमोरीज याद आ रही हो आपको जो आप शेयर करना चाहो? स्कूल की देखो, हर किसी की मेमोरीज होती हैं, इफ बट्स होते हैं, हंसी खेल सब कुछ। एक छोटी सी मेमोरी है कि मेरे PT टीचर, गेम्स टीचर, मैं एक दिन साइकिल लेके गया और ग्राउंड के अंदर जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसमें मैंने साइकिल चला दी। ठीक है। तो जरा सी अनबन के चक्कर में टीचर ने उसकी हवा निकाल दी। अच्छा। टायर की। उदास हो गया, घर गया वापस, भाई को बताया ऐसे ऐसे है। मदर फादर से मैंने डिस्कस नहीं करा। भाई को अच्छा नहीं लगा कि ये उदास है। गया, जाके टीचर से बात की, टीचर ने उसको थप्पड़ मार दिया। भैया को? हाँ, बड़े भाई को थप्पड़ मार दिया। अब जरा सी बात बढ़ के इतनी गई कि बड़े भाई ने उनकी पिटाई कर दी। तो इस चक्कर में मुझे रेस्टिकेट किया गया था। अच्छा। हाँ, न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल से रेस्टिकेट किया गया था। उसके बाद मेरे चाचा हैं, उनकी जो न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल के डायरेक्टर है, उनके साथ उठना बैठना था। तो वहाँ पर वापसी मेरी एंट्री कराई गई उसी स्कूल के अंदर। ओके। किस क्लास की बात है ये होगी करीबन 7th क्लास की होगी। 11-12 साल की उम्र में? मतलब तब से ऐसे रहे हो कि बस जो गलत है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा? हाँ, तो सही रहा। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 11th-12th की तरफ आते हैं, जब हमें लाइफ में एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हम कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें। आपने कौन सा डिसीजन ऑप्ट किया फिर? मैंने आर्ट्स का किया था। क्यों कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। ओके। मैं मदर मेरे को कन्विंस करके लेके गई राधा स्वामी सत्संग। अब एक जब वापसी हम वहाँ से आ रहे थे सत्संग से, तो एक बुजुर्ग महिला को मैंने सीट दे दी। पहले ब्लू लाइन बसेस चलती थी। हाँ। तो पूरी भरी हुई थी, श्रद्धालुओं से भरी हुई थी बस। अब मैंने उनको सीट दे दी। तो वो जो फुट रेस्ट होते हैं जहाँ पे खड़े होते हैं, हाँ, और चढ़ने के लिए पीछे की तरफ का, ठीक है, मैं उस पर बैठ गया। पीछे से एक और बस आ रही थी क्योंकि उनको अपने रूट पे भी जाना होता है। तो उसने हमारी वाली बस को टक्कर मारी। ठीक है। मैं आगे जाके नीचे गिरा। भाटी सेंटर की बात बता रहा हूँ। मैं जैसे ही गिरा तो जो दूसरी पीछे से बस जिसने टक्कर मारी थी उसने पहले अपना पहला टायर चढ़ाया, फिर दूसरा टायर चढ़ाया। तो मेरी 2 जगह से ब्रेक हो गई थी। इस चक्कर में मैं 11 महीने सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर रहा। और ये किस उम्र की बात हो, किस साल की बात होगी? ये जो एक्सीडेंट हुआ था मेरे बोर्ड के एग्जाम शुरू होने से पहले। 10th 9th 10th की होगी यानी कि।
ठीक है। इसके साथ साथ मैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा था ठीक है। कि मुझे क्या कहते हैं उसमें जाना था, भर्ती होना था। तो सबसे ज़्यादा निराश मेरे फादर साहब हुए थे कि क्योंकि मैं उस टाइम पे 35 किलोमीटर की रनिंग करता था ऑल राइट, 35 किलोमीटर की रनिंग डेली की, 4 बजे उठ के। बिल्कुल प्रिपेयर कर रखा था आपने अपने हाँ, आप मैंने को प्रिपेयर उस कर रखा सब था जाने कि के मेरे लिए। को सिर्फ फिजिकल पास करना है और अपना एग्जाम क्लियर करना है। तो प्रिपरेशन के दौरान मतलब होता है कि किस्मत में नहीं होता, हादसा हो गया। उसके बाद से फिर मैंने क्योंकि फिर अनफिट हो गया उस चीज़ के लिए, तो फिर लाइन चेंज कर ली, मैंने आर्ट्स की तरफ चला गया। साथ में मेरे को जॉब करने का बहुत शौक था कि अपना पैसा खुद का कमाना है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ पार्ट टाइम जॉब व्हेन आई वाज इन 11th क्लास। तो स्कूल खत्म होता था 1:45 पे स्कूल खत्म होता था। 2:15 बजे मैं ओखला जाता था। ओखला में रेनबैक्सी के अंदर मैंने काम किया सबसे पहले। अच्छा, मेडिसिन की प्रमोशंस के लिए। ठीक है। सो स्कूल में, कॉलेजेस में मैं प्रमोट करता था उसको, ठीक है। मेडिसिन को। सो वहाँ से लेके फिर डोमेस्टिक बीपीओज में गया, फिर इंटरनेशनल बीपीओज में, फिर लाइफ गोज इसी लाइन में चलता रहा है। ठीक है। अब स्कूल में हम, जैसे आपने बहुत ही 2-3 फेजेस एक साथ खोल दी, लाइक हमने खोला वो फैकल्टी जब टीचर का इंसिडेंट, फिर आपने वो राधा स्वामी वाला इंसिडेंट। तो इन सब चीज़ों से आपको कुछ सीखने को मिला उस 12 साल में? 12 सालों में जो लड़ाई भी हुई वो मारपीट गलत थी। एज अ सीनियर कोई अगर चीज के लिए मना कर रहा है तो हमें जिद नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो भी चीज है उसको एक्सेप्ट करो, रादर आर्ग्यूइंग फॉर द थिंग, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। तो उस मोमेंट में अगर आप बड़ों की बात मान लेते या उन साइकिल आप नीचे रख लेते या उनको हवा निकालने का मौका ना देते तो शायद वो बात उतनी नहीं बढ़ती, क्योंकि उसके लिए डेडिकेटेड जगह दे रखी है कि इधर आपको पार्क करनी है। अब मैं जबरदस्ती या अपने मतलब ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो रूल्स है उनको ब्रेक करूंगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए गलत है। करेक्ट। एंड हम जब स्कूल से बात करते हैं तो स्कूल के अंदर हमारा पूरा बचपन चला जाता है। तो आपके बचपन से अगर मैं सवाल पूछूं तो घर में मम्मी पापा और कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, बड़ा भाई है, सिस्टर है मेरी, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटे हो? अरे वाह, तो लाडले रहे होगे बचपन से। हाँ। ग्रेट। सो हम जब बात करते हैं, अब आगे मूव हुआ, अब आपने 11th से अपने रेनबैक्सी में जॉब किया है, फिर आपने डोमेस्टिक बीपीओज वगैरह स्टार्ट कर दिए थे एंड यू ऑप्टेड फॉर दैट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में DU करने के लिए। DU करने उन 3-4 साल में आपने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया होगा फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। कुछ आपको लगता है कि ये फील्ड का ये ड्रॉबैक रहा था या ये इस फील्ड ने मुझे बहुत सिखाया उस दौरान, टिल 13 ईयर्स, टिल 15 ईयर्स, बेसिक स्कूलिंग एंड देन 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन? देखिए, ड्रॉबैक कुछ नहीं होता। एक आप अपना स्टैंड ले लेते हो, यस यू आर कैपेबल इनफ टू अर्न, टू फीड योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड साइड बाय साइड आई वाज स्टडीइंग एज वेल। मैं सारी चीज एक साथ कर रहा हूँ, पैरेलल कर रहे थे। बिल्कुल। कुछ भी आपने सेक्रीफाइस नहीं करा कि पढ़ाई के लिए जॉब छोड़ दी, जॉब के लिए पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं। सो आई वाज स्टडीइंग एंड आई वाज पेइंग फॉर माय स्टडीज बाय माय सेल्फ। मैं मांगता नहीं था घर से पैसे, मैं उल्टा देता था घर में। अरे वाह, तो मतलब अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखा हुआ था उस टाइम पे, कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं, पढ़ाई लिखाई भी उस हिसाब से करी, घर में भी कुछ सपोर्ट करा। हाँ। और घर वालों से कुछ बर्डन भी नहीं लिया? नहीं, अब उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई का ही होता था, पढ़ाई का और खाने का, कोई बाकी ये ऐशो आराम और शौक की आदत थी। घूमना फिरना उस टाइम? घूमना फिरना उसके लिए ज्यादा पैसे लगते नहीं थे, क्योंकि मेरा मेनली उस टाइम पे भी यही था एक्सीडेंट के बाद कि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, बास्केटबॉल का मेरे को बहुत शौक था, हाइट की वजह से। हाँ, टीटी में खेलता था। ओके। और एक लड़कियों का गेम होता है चिड़ी छिक्का जिसको बोलते हैं, बैडमिंटन, वो भी। ठीक है, तो अभी कुछ खेल पा रहे हो अब आज की डेट में? आज की डेट में ऑफिस में कहीं टाइम मिलाकर? आज की डेट में सिर्फ मैं वॉकिंग करता हूँ, सिर्फ वॉक, कोई और गेम नहीं, कुछ नहीं? नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। जैसे ऑफिस में भी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, सो आई ट्राई कि मैं 10,000 या 15,000 स्टेप्स चलूं। तो मैंने ऐप डाउनलोड कर रखी है मोबाइल में, वो मैं काउंट करता रहता हूँ, मैं चलता रहता हूँ। ठीक है। जैसे लंच का, ब्रेकफास्ट का, ऑफिस में 15 मिनट के लिए वॉक,
लंच किया, 10 मिनट का लंच करता हूँ और आधे घंटे की वॉक करता हूँ डेली। अपने आप को कहीं आप यूटिलाइज कर रहे हो टाइम को। हम जब बात करते हैं इस पूरे फेज के अंदर, क्योंकि अब आप वो ना सेल्फ अर्निंग वाले मोड में आ चुके, तो पैसे की अहमियत आपको शुरुआत से पता लग जाती है। कई बार होता है कि लोगों का नया नया पैसा तो टिकता नहीं है, बट यू नो हाउ वेयर टू स्पेंड, यू नो हाउ टू स्पेंड, वेयर टू सेव, कहाँ पे क्या लगना चाहिए, यू स्पेंड वाइजली। इसको अगर आप देखो तो बाकी लोगों जो आप देखते हो, आपको क्या लगता है कि वाइज आप ज़्यादा वाइज स्पेंड करते हो या बाकी लोग भी कर सकते हैं या बाकी लोग करते हैं? देखो, मैंने स्टार्ट कर दिया था अर्निंग, मैंने किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। अगर खाने से लेके कपड़े से लेके किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ और सेव करो। सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आपने स्टार्टिंग से रखा हुआ है? वो स्टार्टिंग से। ठीक है, अभी हम 2000 कितना 25 नहीं, अभी तो 25 हम लोग बात करते करते 11-12 तक आ चुके हैं। कहाँ तक आ चुके हैं हम 15 तक आ गए। 15 तक आ चुके हैं। आपकी ग्रेजुएशन हो गई है। अपने एमबीए के टाइम पे कुछ ब्रेक लिया है, डायरेक्ट कंटिन्यूअस टीचिंग करी, कंटिन्यूअस लर्निंग रखी? नहीं, मैंने लर्निंग मेरी कंटिन्यूअस रही। एमबीए के बाद स्टॉप, अब और पढ़ाई नहीं करनी या नहीं, कुछ उसके बाद मेरा मन नहीं था। मेरे को पीएचडी वगैरह करने का कुछ मन रहा हो? नहीं, कुछ नहीं। और एक्स्ट्रा एमए वगैरह कुछ करने की? कुछ नहीं, बस जो हो गया, बस जितनी पढ़ाई थी दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, क्या इंग्लिश ऑनर्स का कुछ इस्तेमाल आ रहा है आपकी लाइफ में आज की डेट में? इंग्लिश ऑनर्स का इस्तेमाल ऐसे है कि मैंने डोमेस्टिक बीपीओज में काम किया। उसके बाद जब मैं इंटरनेशनल बीपीओ में गया ना, वहां पर इंग्लिश ऑनर्स जो मैंने पढ़ा था, सो रीडिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड व्हेन यू आर सेइंग इट, अप्लाई इट एंड व्हेन यू आर सेइंग इट। क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया इंटरनेशनल बीपीओ में, वो था कन्वर्जेंस इंडिया, which deals with UK clients. They have a different accent altogether. They have a different accent. अब तो बिल्कुल ही मेरा बेकार हो गया क्योंकि मैं वहां से छोड़ चुका हूँ। आज 11 साल हो गए छोड़े। तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प हुई, बहुत हेल्प, क्योंकि ग्रामेटिकली आप कितना सही बोल रहे हो, सारी चीजें हैं। एंड इंग्लिश इज समथिंग विच वेयर एवर यू गो वो रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है आज की डेट में। तो मेरे बहुत हेल्प मिली। मैंने हिंदी मीडियम से करा होता तो वो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। ओके। और एमबीए मार्केटिंग में जो किया वो? मार्केटिंग में मैंने जैसे बताया, जब मैंने एमबीए करी उसके साथ साथ में मैं जैसे रेनबैक्सी कर रहा था, प्रमोशंस करता था, तो मार्केटिंग लाइन में मैंने खूब करा, काफी प्रमोशन किया। तो एमबीए वाला जो मार्केटिंग वाला वो स्टडी भी काम में ही आई है? हाँ, काम में ही आई है। तो हम देखते हैं वो 11-12 वाला जो फेज आपका रहा, जिसमें आपको बहुत समय हॉस्पिटल में चला गया या फिर आपको मजबूरन ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट करना पड़ा, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो 10th तक की स्टडीज और 12th के बाद की स्टडीज भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल एप्लीकेबल है। वो उनको यूटिलाइज ही हुई है, वेस्ट नहीं गया कुछ। ठीक है, 2015 में एक बूम आया था एमएनसी को लेकर। बहुत मिथ होते हैं लोगों के टाइम पे, अभी भी होते हैं शायद, तो उस टाइम में तो बहुत हुआ करते थे कि लाइफस्टाइल बिगाड़ देते हैं, लड़का अगर जा रहा है तो सिगरेट में शराब में पड़ जाएगा, आपका घर परिवार को ध्यान नहीं देगा, लड़कियों को लेकर अलग मिथ्स हुआ करते थे। तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे टैकल किया? देखो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सोसाइटी, द सर्कल वेयर यू आर सिटिंग, स्टैंडिंग, वर्किंग, तो उसका होता है। अब उस टाइम पे मेरे को कोई शौक नहीं था, किसी चीज का शौक नहीं था। आगे अब हो गया है, तो पहले नहीं था। पहले जाते थे, वर्क करते थे, आ जाते थे घर पे। तो मैं वैसे वाले मतलब सर्कल में कभी बैठता ही नहीं था। क्योंकि मैंने सुना है, लोग बोलते हैं कि लड़कों को खुली आजादी मिल जाती है, हाँ, बिगड़ जाते हैं। एक आजादी मिलती है टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्लोर करना। आजादी ये नहीं कि आप नशे में पड़ जाओ, उसके लिए नहीं है। बूम मिलता है कि आप ओन स्टैंड होके कमाओ, एंड जितना आप सोचते हो उससे 4 गुना कमाओ। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत लोगों के साथ बैठ रहे हो तो उसके साथ में आप वो गलत चीजें करनी शुरू कर दो। ठीक है, अब यू हैव दैट हाइट एंड द बिल्ड दैट आई एम एबल टू सी। कुछ बाइकिंग का मन कर रहा, कभी शौक बाइक चलाने का? मुझे बाइक्स का बहुत शौक है, और मैं रेसिंग भी करता था। जैसे बेट्स लगती थी, अच्छा, यहाँ से मेरठ तक। तो आई यूज्ड टू हैव बुलेट एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड। ठीक है, जो क्लासिक या पंजाबी लौंडे जो चलाते हैं, लेफ्ट ब्रेक वाली। और मेरे फादर साहब के पास थी आर्मी की बुलेट, वो मैं चलाता था। तो मैंने काफी लंबे, जैसे मसूरी, मनाली, देहरादून, ये सब बाइक से करा? हाँ, मैं इवन उत्तराखंड तक पूरा घूम चुका हूँ बाइक से ही। अरे वाह। बुलेट पे
घूम चुका हूँ। पल्सर मैंने रखी, पल्सर 150 रखी, 160 रखी, मैंने CBZ रखी। होंडा की CBZ आती थी CBZ। छोटी सी। और मेरी सबसे पहली बाइक जो मैंने चलाई थी बुलेट से भी पहले, वो थी RX 100। वो तो अगर लेजेंड है, उसके बारे में तो क्या ही बात करें। RX 100 तो लेजेंड है, मैंने चलाने का मौका मुझे आज तक नहीं मिला, उसकी तारीफ मैंने बहुत सुनी है। बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक मजेदार। गाड़ी का शौक, गाड़ी चलाने का? गाड़ी चलाने का मेरे को अगेन, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत बहुत शौक है। गाड़ी मैंने रखी, आज की डेट में मेरे पास स्विफ्ट डिजायर है, मैं होंडा सिटी रख चुका हूँ, सेंट्रो रख चुका हूँ। होंडा सिटी पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल। पेट्रोल, हाँ ठीक है। रखी, सेकंड हैंड ली थी उस टाइम पे, पैसे इतने होते नहीं थे, सेकंड हैंड ली, चलाई, बेच दी। और डिजायर पे भी अब फैमिली कार की तरह हाँ, फैमिली कार बन चुके हो। फैमिली से ध्यान आया, शादी कब हुई? शादी हुई थी डेट याद नहीं है? 2000 डेट थोड़ा समय ज्यादा हो गया, तो आई बिलीव 2015 में। 15 में। हाँ। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अरे वाह। तो लव मैरिज में क्या वो फैमिली वाला जो मानना वाला होता है वो सब आराम से हो गया था या कुछ कॉम्प्लिकेशन? नहीं, कोई नहीं माना था। दोनों साइड से कोई नहीं माना? एवरीवन वाज अगेंस्ट इट। अच्छा, फिर कैसे माने? फिर एक छोटा सा आपको किस्सा बताऊंगा। मेरे फादर साहब को लव मैरिज पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और वो बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने बोला था कि अगर लव मैरिज करी तो बेदखल कर देंगे। हाँ, मतलब वापस घर नहीं आता। तो एक छोटा सा काम किया था मैंने, अपनी सिर्फ मदर को बताया था, क्योंकि वो मतलब न्यूज़पेपर में आता ना कि मैट्रिमोनियल्स दूल्हा दुल्हन का। तो मैंने न्यूज़पेपर में इश्तिहार छपवाया कि ये सो एंड सो की कन्या है और ये रिक्वायरमेंट है। तो सुंदर लड़का, ऐसा। वो पिताजी को एक क्लिपिंग भेजी कि मैंने कहा, मम्मी ने बोला कि ये न्यूज़पेपर में आया, एक लड़की है, पंडितों की है। अब क्योंकि पापा इंटरकास्ट भी नहीं करना चाहते, तो जिनसे मेरी मैरिज हुई है वो राजस्थानी पंडित है। तो वो दिखाया मैंने मम्मी ने, और ये बोला कि एक बार बात करके देख लो, इतनी लड़कियां रिजेक्ट कर चुका है ये लड़का, कोई समझ नहीं आती इसको, जाता है बात करता है, रिजेक्ट कर देता है। वो इंटेंशनली करता था या बस हो जाती रिजेक्ट, या मैं खुद ही कर देता था? अच्छा। मैं जाके जैसे होता है ना कि हाँ भाई लड़का लड़की 2 मिनट बात कर लेंगे, मैं जाके कह देता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा आपसे शादी। कईयों ने तो मुझसे ये पूछ लिया कि कोई दिक्कत है आप में, मैं नहीं। फिर लास्ट में मैं उनको बता देता था कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, आई एम इन रिलेशनशिप। तो ऐसे, तो फिर बातचीत हुई, मिलाया। फिर मेरी जो सासू माँ है उन्होंने सीधा इनकार कर दिया। मैं घर गया, उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं मना कर दूं तो, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मना कर दो, हम नहीं करेंगे, मैं आपको उठा के ले जाऊंगा। और ये मेरी मिसेस को पता है, वो वहीं बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं वो भी हरियाणा के हैं। अच्छा। तो उन्होंने एकदम से सर पे हाथ रखा, यूं बोला, एक और हरियाणा का बंदा आ गया घर में। ओके, ठीक है। तो फिर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस और ये आपकी जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग थी, ये वाली मैट्रिमोनियल वाली, अंकल आंटी को पता है कि बारे में बताई? ये सिर्फ मेरी मदर को पता है और मिसेस को पता, और किसी को नहीं। इसके बाद सबको पता लग जाएगा। हाँ, डांटेंगे अब? डांट लेंगे। अब उस टाइम पे काली दाढ़ी थी, अब आधी तो सफेद हो ली है। हाँ, ये बात भी है, इतना समय दे दिया है, ये बात भी है, राइट। अब बच्चे भी हो गए हैं, सब है। बच्चे कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे, दोनों बेटे। ठीक है। सो अभी हम कुछ 25-26 साल तक बिल्कुल छड़े रहते हैं, ठीक है, माँ बाप के लाडले रहते हैं, कमाते हैं, खुद कमाते हैं, अपने पे खर्च करते हैं, एवरीथिंग। देन हम लोग एक स्टेप लेते हैं, शादी हो जाती है। शादी के बाद एक स्टेप बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है लड़कों के अंदर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर जुड़ जाता है। उसको आपने कैसे मैनेज किया? देखो, मैरिज मुझे करनी थी, पसंद की लड़की से मेरी मैरिज हो गई। फिर उसके बाद फेज ऐसा था कि शादी होने के कुछ टाइम बाद ही, विद इन एन ईयर, क्योंकि हमारी जो कंपनी थी जो जिसमें MNC में काम करता था वो कन्वर्जेस इंडिया, तो वो US UK क्लाइंट्स दोनों को बेस करती थी। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड ट्रंप बन गए। सो ही सेट अ लाइन कि हमारे लोगों के पास काम नहीं है, वाई वी शुड गिव वर्क टू इंडियंस। तो सारी जॉब्स चली गई थी यहाँ से,
इफ यू रिमेम्बर, आपने सुना भी हो तो रिसेशन का टाइम, रिसेशन का टाइम आया था और विद इन 16-17 में कुछ हुआ था, बड़ा पैसा जाता विद इन 2 to 3 days हमें बोला गया था 2 दिन के अंदर पूरा आपका पैसा, बिकॉज कॉस्ट टू द कंपनी एंड कॉस्ट टू एम्प्लॉय इट्स नॉट मैचिंग, तो हम आगे नहीं कंटिन्यू करवा पाएंगे आपको। एंड जो सैलरी पैकेज मैं ले रहा था वो कोई और बाहर की कंपनी दे नहीं पा रही मेरे को। तो ये समझो पार्टी करके गए हैं, इंडिया गेल्स में पार्टी करी है और 2 दिन बाद बोला कि बोरिया बिस्तर पैक कर लो। हाँ, पैकअप, ये हुआ। फिर उससे कैसे आप बाहर निकले? उससे बाहर निकलने के कुछ मेरे पास सेविंग की, 1 महीना वो सेविंग यूज़ करी, फिर मैंने जॉब सर्च स्टार्ट किया, बैंक की अपॉर्चुनिटी दिखी, इंटरव्यू दिया 1 2 3, वो रिजेक्शन नहीं हुई, बस कंसिडर ये नहीं हो रहा था कि जो पैसे मैं पुरानी कंपनी में ले रहा था वो बैंक नहीं दे रहा था। सो एक दिन अकेला बैठा हुआ था, थोड़ा सा दो पैक लगा भी रखे थे, दिमाग शांत करके सोचा आंख बंद करके कि फैमिली तो चलानी है, एक और की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। पहले तो अकेला था, एक टाइम भूखा भी रह लूंगा कुछ नहीं है, अब एक और को साथ में रखना है और आगे वाला आने वाला फ्यूचर भी देखना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, फ्रेश। तो मैं बैंक ज्वाइन किया, बहुत मिनिमम सैलरी पे बैंक ज्वाइन किया। मतलब उससे तो मिनिमम ही होगा जो आपने उस टाइम लिया करते थे? उससे हाँ, बहुत मिनिमम थी। मैं स्टार्टेड जॉब विद 22,000, 22,000 रुपये से करी, जो कि कट पिट के 20,000 के किलोमीटर था। और कौन सा बैंक में? स्टैंडर्ड चार्टर्ड। अच्छा, उसी में। फिर स्टेप बाय स्टेप मैं प्रमोशन लेता गया। फिर आपने इसी इंडस्ट्री को अपना फाइनल इंडस्ट्री ऑप्ट कर लिया? मैंने कहा अब इस स्ट्रीम में करना है तो अब इसको ही आगे बढ़ाते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन लिया, स्केल बढ़ाया, सैलरी का जंप लिए, अंदर जंप लेके आज उसी लेवल पे आ गए, उससे बेटर लेवल पे आ गए। उससे बेटर। सो एक होता है ना कि हम रात को सोए उसी पलंग पे, उसी करवट पे, सुबह उठे उसी करवट पे, गए ऑफिस गए, घर आ गए, वहीं सो गए। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, एक पार्टनर और आपके साथ है जी। फिर बच्चे के साथ में क्या होता है, अब एक बच्चा भी है। हाँ जी। तो आपके लाइफ स्टाइल में रोज 1-1 घंटा कम हो जाता है कि अपने लिए जो होता है, जहाँ पे हमारे पास पूरा 24 घंटे हुआ करते थे, कटैक करके अब आपको 12 घंटे वाइफ को देना है, कटैक करके आपको 8 घंटे बेबी को देना है जब तक वो जाग रहा है। तो इस ट्रांजिशन को आपने कैसे लाया अपने अंदर? देखो, मेरे लिए कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। पहले मैं अपने आप को टाइम देता था, अब मैं मिसेस के साथ टाइम देता हूँ, उसके बाद बच्चे हो गए, फिर उसके बाद बच्चों को टाइम देता हूँ। मतलब ऐसा कोई चेंजेस मेरे खास नहीं आएगा मैंने किसी को टाइम ना दिया हो। ठीक है। और अपना भी टाइम नहीं मारा हो? नहीं, अपना टाइम नहीं, मेरा फिक्स टाइम है, वो मुझे उतना टाइम चाहिए। जैसे शाम का है, मुझे 1.5 से 2 घंटे चाहिए अपने लिए। ठीक है। Your partner always give you time, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रॉपर एक बैलेंस लेके चल रहा है। बैलेंस चलता है। ऑलराइट। अब इस पूरे फेज के अंदर ना, अब फैमिली, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में बड़े होते हैं या जॉइंट फैमिली में बड़े होते हैं, लेकिन अब आगे आके जाने के बाद हम लोग खुद न्यूक्लियर फैमिली की तरह रह रहे होते हैं एज वर्किंग पेरेंट। तो जो बच्चों का टाइम होता है, जो बच्चे आप लोग से एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको आप टाइम तो ऑफकोर्स नहीं होता क्योंकि आपको 9 घंटे आपको काम करना है, 9 घंटे आपकी वाइफ को काम करना होता है, तो उसको आप कैसे डिस्टेंस को कैसे कवर करने के लिए कुछ स्पेशल करते हो? कभी बच्चों को बाहर ले जाते हो? जब भी वीकेंड आता है तो मैं प्लान करके रखता हूँ। थोड़ा सा प्लानिंग तो क्या है कि ये होता है कि कहीं भी घूमने के लिए निकल जाते हैं, गाड़ी उठाई, चलो कहीं जाना है घूमने, आज चलो वाटर पार्क ले चलते हैं, चलो आज कहीं बाहर खाने चल लेते हैं, आज मूवी चल लेते हैं, और कुछ नहीं हुआ तो भगवान के दर्शन के नाम पे ही चलो घूमने चल लो, वृंदावन चल लो। तो कहीं ना कहीं आउटिंग थोड़ी सी, क्योंकि माइंड चेंज हो जाता है, थोड़ा फ्रेशनेस फील होती है, क्योंकि घर के अंदर बैठे बैठे बोरियत होनी चाहिए हो जाती है, एक ही चीज। ठीक है। अब इस पूरी जर्नी के अंदर ना एक ईयर आता है जिसने सब पर इम्पैक्ट डाला था, वो था कोविड 2019 के बाद। 2019 तो नहीं बोलूंगा, कोविड-19 बोलते हैं, लेकिन 2020 मार्च से हम शुरू करते हैं और फिर वो खुलता है लगभग नवंबर दिसंबर में, और फिर अप्रैल में अगले साल फिर लॉकडाउन लग जाता है, फेज लग जाता है। इन फेजेस ऑफ 1 और 2 के जर्नी में आपको क्या कुछ इम्पैक्ट डाला आपकी पर्सनल लाइफ पे? इम्पैक्ट मेरे को कोरोना नहीं हुआ, पहली चीज। ठीक है। मेरी फैमिली में मिसेस, बच्चे किसी को नहीं हुआ, फादर साहब को हुआ था सिर्फ। मैंने फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में?
फर्स्ट वीक में हुआ ठीक था। है। तो प्रिकॉशन मैंने अपने वाले में, मैंने तो बच्चों को और बीवी को बिल्कुल नजर बंद कर दिया था, घर से आउट जाना ही नहीं है, सिर्फ मैं जाऊंगा और मैं ही आऊंगा। सो नॉट इवन माय फादर वाज अलाउड टू कम इन माय हाउस, सो यू स्टे एट योर प्लेस, आई विल स्टे। उसमें ड्रॉबैक सिर्फ इतना हुआ कि बिकॉज ऑफ दैट कोविड मेडिसिन मैंने सिर्फ एक ही ली है, जबकि 3 लगी थी, मैंने सिर्फ एक ही ली फर्स्ट। वो और थोड़ा सा जो उसका रिएक्शन था उसकी वजह से मेरे बाल झड़ गए, हाथ में चिकत्ते आ गए थे। वो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हुई। बाकी कोविड के अंदर प्रोफेशनली आपने सीखा उस टाइम पे? प्रोफेशनली मैंने कमाना सीखा भाई, अच्छा, खूब कमाया। कैसे? बिकॉज ओवर टाइम मिलता था, एसेंशियल सर्विसेज में आती थी, सर्विसेज, राइट। तो हर कोई, किसी को अलाउड नहीं था जाना। अब हमारा क्या था कि पर डे के हिसाब से हमें पैसे मिलते थे, तो काफी पैसा कमाया। ओके, सेफली जाना, सेफली आना, अपने आप को ध्यान सेफली रखना और जाना, पैसा भी सेफली कमाया। आना। और मैंने जो कमाया पैसा, उसमें मैंने जैसे ग्लव्स हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, मैंने पुलिस वाले तक जो बैठते थे हमारी ड्यूटी के लिए, उनकी हेल्प करी, बच्चों की हेल्प करी, जो रोड पे और रेड लाइट पे हैं उनको जो मास्क नहीं है, मास्क दो, कि जितना हो सके मतलब अपनी तरफ से मतलब डोनेशन दे सके हैं, दे दे। मतलब आपने जो पैसा कमाया उसको भी अच्छी ही जगह लगाया। अच्छी जगह लगाया, जैसे मिल्टन के थर्मस दे दिए कि गर्मी में कैसे सरवाइव करेंगे पुलिस वाले, तो थोड़ा बहुत अच्छा काम भी करना चाहिए। करेक्ट। सो इस अच्छे काम से थोड़े से बुरे काम पे चलते हैं। बीइंग अ पंडित, नॉनवेज वगैरह खाते हो? मेरे घर में कुछ नहीं बनता, मैं बाहर खा लेता हूँ। बाहर पूरे शौक कर लेते हो? हाँ। ठीक है। एंड एक और गंदा काम जिसको लोग अल्कोहल बोलते हैं। हाँ, वो मैं दवाई की तरह पीता हूँ। उसका आपका क्या रिश्ता है? दवाई वाला रिश्ता है? हाँ, दवाई वाला रिश्ता। रोज वाला या फिर ये जुकाम हुआ है वाला? तो अब आदत पड़ गई है तो रोज वाला है, क्योंकि ये दिन भर की थकावट उतारने के लिए मैं थोड़ा पीता हूँ। एक्सेस नहीं करना चाहिए। मैं जो देख रहे हैं उनको भी बोलूंगा कि शौक सारे अच्छे होते हैं, मगर एक्सेस अमाउंट में करना वो हानिकारक करता है। राइट। सो इन सब चीज़ों को रखते हुए पैरेलल वर्ल्ड के अंदर अभी आप ऑलमोस्ट 87 में शायद आपका जन्म हुआ था, 86 में, 87, एंड नाउ वी आर इन 2025। सो ऑलमोस्ट हम लोग 38 के आसपास पहुंच गए। इस पूरी लाइफ जर्नी के अंदर आपने जो कुछ सीखा फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, अपना ऑफिस, MBA, रनबैक्सी या कन्वर्जेस या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आपको लाइफ लर्निंग क्या लगती है कि यार ये मुझे यहाँ से लगा कि हाँ मेरी लाइफ लर्निंग ये है? देखो, सीखने को देखो हर चीज का अलग महत्व है। स्कूल टाइमिंग की जो सीखा उसको आगे अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया, जो गलतियां थी उनसे सीखा, उनको सुधारा। जैसे मैंने बताया था कि स्कूल टाइम में लड़ाई हो गई थी, तो उसको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए था, रादर उन्हीं से लड़ाई करने की जगह पे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं कहूँगा उस टाइम पे ठीक हो जाना चाहिए था। और लेटर ऑन बैंकिंग में आने के बाद, बैंकिंग के आने के बाद होपफुली एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, हर चीज़ अच्छी हुई है। ठीक है। अच्छा, हमारी जो शुरुआत थी उसमें मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम बैंकर से मिलने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें आपको सीखने को मिलेंगी जो इनके से आपको बहुत लाइफ में हेल्पफुल होने वाली है। तो ऑन रेगुलर बेसिस आप बैंक में रहते हो, आप जो भी जॉब प्रोफाइल है, उसके अलावा जो आप जॉब प्रोफाइल देखते हो, जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, उसमें आपको क्या लगता है द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एनी पर्सन फील्स व्हेन इट कम्स टू अ बैंक? फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी। नाउ द पीपल आर नॉट अवेयर कि इनकम टैक्स कितने पे लगेगा या कितनी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए मंथली, जस्ट टू अवॉइड दैट टैक्स एक्स्ट्रा चार्जेस दैट यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। नाउ पैन नंबर है, सबके खातों में पैन नंबर है, उससे क्या होता है 50,000 एंड अबव 50,000 एंड अबव की ट्रांजैक्शन जितनी भी है वो सारी RBI को रिपोर्ट होती है। ठीक है। तो चाहे कैश की हो चाहे ऑनलाइन की हो। ठीक है। और ऑनलाइन की भी, कैश की भी और कैश डिपॉजिट भी। सो फॉर द कैश डिपॉजिट वी एडवाइज आवर कस्टमर 49,500 कर दो, जस्ट टू अवॉइड इट, और डेली ट्रांजैक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का इशू नहीं होता है, नहीं, अमाउंट का इशू है। अमाउंट का इशू है। कोई और कॉमन फैक्टर आपने देखा जो बहुत लोगों को फेस होता हो बैंक में आने के बाद?
कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विसेज यूज करनी नहीं आती बिल्कुल भी, अभी भी भी कुछ एज फैक्टर है इसके पीछे नहीं नहीं, इट्स जस्ट इन देयर माइंड कि फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन अभी तो फ्रॉड तो हो रहे हैं बहुत सारे। मगर वो जो हमारी जैसे बैंकिंग की साइट्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर्ड है। ओके, एक अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट आपने गलत डाल दिया, वो लॉक हो जाएगा। हाँ, जैसे आप कभी कभी मैसेज आता है कि आपका पासवर्ड नहीं इनकरेक्ट है, थर्ड पे आपको लॉक हो जाने वाला, लॉक हो जाएगा। ठीक है। एंड फॉर दैट टू गेट इट डन यू हैव टू विजिट एनी ऑफ द नियरेस्ट ब्रांच। ओके, उसके टू रेक्टिफाई इट। रेक्टिफाई। तो आप बता रहे हो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से लोग अभी भी, ऑनलाइन बैंकिंग से लोग अभी भी डर रहे हैं। बिल्कुल डर रहे हैं। तो इसके लिए लोगों को क्या, आपको क्या लगता है, क्या राय देनी चाहिए? मेरे को जैसे एज पर आवर गवर्नमेंट एंड मोदी जी ऑल्सो सेज कि जागरूक हो, जागरूक रहो और जो फैसिलिटी दी जा रही है उसको यूज करो। बाकी तो बैठा ही है बैंक। अगर मैंने एक फ्रेंड है, उसका कुछ रिटेल का काम है, उसका रिसेंटली कुछ फ्रॉड हुआ एंड इट वाज अराउंड 7 लाख रुपीस का कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई थी जो उसने कहीं कर दी या मिस्टेकनली हो गई। तो उसको साइबर सेल से बताया गया कि यार 10 लाख से ऊपर क्योंकि तो हम लोग एक्टिव होते हैं। ऐसा भी कुछ है या ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। एवरी ट्रांजेक्शन इज बीइंग रिपोर्टेड, एवरी ट्रांजेक्शन इज बीइंग सीन। एनी ट्रांजेक्शन above 50,000 is reported and all the transaction above 5 lakh in a day, हाँ 5 lakh in a day, be it's online, जैसे भी आप कर रहे हो तो उस पर ज्यादा गौर किया जाता है। एंड कोई भी ट्रांजेक्शन विच इज अबव 10 lakh has to be maintained with the database by the bank, by the RBI। ठीक है। तो जैसे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं या जब घर लेते हैं तो हाँ। उस टाइम कैसे होता है सब? सारी रिपोर्टिंग होती है क्योंकि वो सारा आधे ज्यादा पैसा तो वो ब्लैक में लेते हैं। ओके। ट्रांजैक्शन करते हैं और वो जो छोटी छोटी अमाउंट्स होती हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, उस अमाउंट को तो डिपॉजिट कर देते हैं और बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक से इंटरेस्ट भी खाते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं और उस अमाउंट से पे करते हैं कि क्लीन चिट मिले, लेकिन लोन दिखा कर ले लिया। हाँ, हम तो लोन ले रहे हैं और वो हर दिन क्या है 49,500 वो डाल के उस अमाउंट को कवर अप कर लोन कवर कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को ये लगेगा कि ये तो बंदा वैसे ही लोन में डेप्थ में, तो वो बच जाते हैं इस चीज से। तो मतलब अगर किसी को ऐसा कुछ करना तो पहले लोन ले ले और फिर पैसा जमा कराता रहे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा, अंबानी, कोई भी कंपनी का लो, वो अरबों रुपए का लोन लेती है, मिल भी जाता है उनको आराम से, लोन लेती है। मगर वो उसके पास अगर वो मान लो 10 करोड़ का लोन ले रही है, उसके पास 20 करोड़ की एफडीआर पड़ी हुई है या म्यूचुअल फंड पड़े हुए, वो वहां से इंटरेस्ट ले रहा है, यहां का लोन पे कर रहा है, उसके ऊपर वो बैंक से ही इंटरेस्ट खा रहा है। मतलब 20 करोड़ पे उसने इंटरेस्ट कमाया मान लीजिए 7% और 10 करोड़ पे 12% इंटरेस्ट दे दिया, तो भी उसका विन विन सिचुएशन है। हाँ, और लीज पे लेगा, उसको कोई वो नहीं है कि हाँ इतने टर्म में आपको पे करना है, नहीं करना, वो बढ़ा भी सकता है, लीज की तरह लेता है। राइट। सो ये जो साहब आपने बताया, ये हमारे किसी भी कॉमन मैन को कहाँ हेल्पफुल हो सकता है, क्या लगता है? देखो, उसकी लाइफ में हेल्पफुल ये हो सकता है कि जब सेव करे, सेव अमाउंट को एफडीज में डाले, एफडीज में म्यूचुअल फंड्स में डाले। कहते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए बैंक का जो बता सके कौन सा म्यूचुअल फंड सही चल रहा है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप वहां से पैसे को सेव करो, लोन लो, उस अमाउंट से जो उसका इंटरेस्ट अमाउंट है उससे लोन पे ऑफ करो। व्हाट अबाउट एसआईपी एंड ऑल जो होता है? सिर्फ एसआईपी है, सिंपल फिक्स्ड डिपॉजिट है अपना, वो छोटा छोटा अमाउंट का आप डाल सकते हो, 1000 रुपए शुरू हो जाता है। तो आरडी हुआ करती थी पहले, वो रेकरिंग डिपॉजिट है, वो भी चलती है। अच्छा, तो हाउ इज इट डिफरेंट आरडी और एसआईपी? वो ऑटोमेटिक निकलती रहती है। सिप का क्या है, एक अमाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट, उतने में ही करना है आपको। ठीक है। और जैसे आप भी आपने एक स्कीम बताई, स्कीम क्या मतलब प्रोसेस बताइए कि आप बैंक से लोन भी ले सकते हो और बैंक में एफडी भी जमा करा के आप उससे इंटरेस्ट भी ले सकते हो। तो इससे लॉन्ग टर्म में और बड़े अमाउंट पे लोगों को फायदा हो सकता है। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म पे जिसकी एफडी भी 1 लाख की और उसने लोन 2 लाख का ले लिया हो, उसके लिए तो नुकसानदायक बेचारे के लिए कोई फायदा नहीं। एंड आजकल जो बहुत आपने नोटिस किया ही होगा, ऐप बेस्ड लोन बहुत इजीली मिला है लोगों को कोविड के टाइम पे। क्रेड ऐप है, हाँ, उससे मिल जाता है, लोन मिल जाता है। क्रेड हो गया, पेटीएम हो गया, मनी टैप हो गया, हाँ, कई सारे, बहुत सारी ऐप्स हैं।
फिर बाद में लोगों को पता लगा कि स्कैम भी थे, कुछ लोगों की रिकवरी प्रोसेस भी बहुत वाइल्ड हुआ करती थी, परेशान भी हुआ करते थे। तो ये प्रोसेस ठीक है एनबीएफसी वाला, या अगर किसी को लोन की जरूरत है तो बैंक को अप्लाई करें? लोन के लिए गवर्नमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, एटलीस्ट यू कैन रिलाई ऑन देम। कोई आपके गेट पे आधी रात को नॉक नहीं कर रहा कि ला भाई पैसा वापस कर। इन ऐप के चक्कर में मत पड़ो, ये फ्रॉड एप्स हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत जल्दी लोन दे देती हैं ये लोगों को, बहुत ग्रास्प करा है इन्होंने। उसमें होता है इंस्टेंट लोन विद इन 5 मिनट्स। आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। इट्स जस्ट अ ट्रैप है ये। ठीक है, लेकिन लोगों को जो मैंने देखा था कोविड के टाइम पे, जब सैलरी अटकी हुई है, प्रोसेस नहीं हो पा रही है, लोगों को फंड्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी ऐप्स को डाउनलोड किया, 1-1, 2-2, 3 लाख रुपए लिया, फिर पेमेंट कर रहे हैं, 16-16, 24% इंटरेस्ट दे रहे हैं। और वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, और देयर आर सर्टेन पीपल जो अभी तक इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मतलब सिर्फ आप जो 2 लाख का आपने लोन लिया था वो तो आपने दिया नहीं, आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते जा रहे हो। इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो क्योंकि उन्होंने इजीली आपको लोन दे दिया। करेक्ट। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन है। सब ऑनलाइन है, कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। आई डोंट नो, मतलब नहीं होगा भाई। वो बैंक जाते हैं तो बैंक में पूरा टाइम लगता है, उनसे से बचने के लिए लोग करेंगे। वो ये चेक करते हैं बैंक के अंदर लोन देने से पहले कि लेट्स से इस बंदे की तनख्वाह 50,000 रुपए है, तो बैंक कैपेसिटी है नहीं है, और ये जो है 80 लाख का लोन मांग रहा है, ये बच्चों को क्या खिलाएगा, कुछ खाएगा क्या? उसमें सब उसमें भरा जाता है कि योर मैरिड, हाँ बच्चे हैं, मैरिड हो, पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, कितने बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। कल को तुम फ्रॉड करके भाग जाओ, वो तो बेचारे मर जाएंगे। तो ये सब चीजें देख के बैंक देता है, तभी उसमें टाइम लगता है पेपर वर्क में। बट ऐप बेस्ड को तो कुछ नहीं, बटन दबाया और आ गया, बटन दबाया और 10 मिनट में 15 मिनट में आपको डिसबर्समेंट हो जाती है अकाउंट की। और ये जो स्कैम होते हैं, ओटीपी वो स्कैम हो गया, या क्यूआर वाला स्कैम चल रहा है, लिंक वाला चल रहा है, इसके लिए आप क्या, बीइंग अ बैंकर, लोगों को क्या राय देना चाहोगे? देखो, आपको कोई भी XY पर्सन फोन कर सकता है कि हाँ सर ये है, आप इस स्कैनर पर, नेवर डू इट। एज सुन एज यू स्कैन दैट थिंग, आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन, इवन योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्या पैसा पड़ा है, कितना पड़ा है, सब पहुंच जाएगा विदाउट ओटीपी, विदाउट स्कैनिंग, पेइंग, कुछ भी। बस आपने सिर्फ एक OTP अगर बता दिया, या आपने उसको स्कैनर को, QR को स्कैन कर दिया, उतने में काम हो जाएगा, उतने में ही आपका हैप्पी बर्थडे। क्योंकि हमारे यहाँ कस्टमर हैं, बहुत बड़ा स्टील का काम है उनका, तो वो बिलीव नहीं करते ऑनलाइन में। तो किसी ने उनको बोला कि मेरे को ना, जो मेरे पैसे तुमने ट्रांसफर करने हैं, मेरे को तुम ऑनलाइन कर दो। तो उन्होंने 5-1 लाख रुपए करने थे, 72 लाख का सीधा अकाउंट से निकल गया पैसा। 5 लाख तो उधर गया, वो जो था वो उस बंदे का, जैसे मैंने आपको पे करना है 5 लाख रुपए, तो आपका फोन, आपने किसी के साथ QR स्कैन किया होगा, करेक्ट, वो टैप था फोन। जैसे ही इस बंदे ने आपको करा, इस अकाउंट की इंफॉर्मेशन, इस बंदे के अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपके फोन में, आपके फोन से उधर 72 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए सारा निकल गया। और कोई रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई बैक नहीं आया। वो बंदा कह रहा है कि मेरे पास तो तूने 5 लाख रुपए मेरे को भेजे, मैसेज तो आया, मगर मेरे अकाउंट से हिट होते ही निकल गया पैसा, वो भी। हाँ, तो 72 लाख प्लस 5 लाख, 77 लाख का हिट। तो कोई उसको फिर इन्वेस्टिगेशन करी, उसके अकाउंट्स को सीज किया गया कस्टमर के, जहां रिसीव हुआ है। हाँ, और जहां रिसीव हुआ है वो कहीं झारखंड के अंदर कोई जापानीज नाम के बंदे का है। जब उस एड्रेस को वहां की, हाँ वो ट्रेस किया, कुछ किया, वहां पर सिर्फ टूटे हुए मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, स्कैनर कोड्स, ये सिर्फ थे, कुछ नहीं था। ऑल मनी गॉन। हाँ, तो उसने बैंक पे डाला, तो बैंक ने पेनल्टी पूरी नहीं पे करी, क्योंकि वो कस्टमर की गलती थी, पहले मना कर रखी। तो सेटलमेंट हो रही है, अभी भी हो रही है सेटलमेंट। सैड, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको स्कैम करना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। तो मेरे पास खुद के पास आ चुका है, मेरे पास मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1 रुपी। मैंने कहा कौन है जो मुझे 1 रुपया दे रहा है? मेरे पास फिर आया, अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1 रुपी। मैंने फोन को कर दिया स्विच ऑफ। मैंने कहा अभी चेक नहीं करूंगा। मैंने लैपटॉप खोला, मैंने ऑनलाइन चेक किया, मेरे अकाउंट में कोई 1 रुपए की ट्रांजैक्शन नहीं आई थी। ओके। अब मैंने शाम को
मोबाइल ऑन किया, अपने पासवर्ड सारे चेंज करके बैंकों के सारे मैंने चेंज कर दिए, उसी टाइम कर दिए थे। और उसके बाद मैंने उस नंबर को ट्रेस किया तो वो नंबर था ही नहीं, वो वाईफाई, अगर आपको कोई कॉल कर रहा है, वाईफाई कॉलिंग कर रहा है, वो लिख के आ जाएगा वाईफाई कॉलिंग। हाँ। उसको कभी मत उठाओ, डिस्कनेक्ट मार दो सीधा, या उसको रिस्पॉन्स मत दो। वाईफाई कॉलिंग से कोई मैसेज भेज रहा है मुझे कि ₹1 ट्रांसफर हो गया, इट वॉज अ स्कैम। बहुत कुछ जानने को मिल रहा है आप लोगों को इस टॉपिक से, इस सेशन से। मतलब ये कैसे कैसे स्कैम हो गए हैं, और जो हमारे ऐसा जो मोबाइल इंडस्ट्री में है या टेक्नोलॉजी में है या पढ़ा लिखा है, जानकार है, वो तक स्कैम में अगर आ सकता है। हाँ। तो जो वल्नरेबल सिचुएशंस होती है लोगों के साथ, तो जो एक नॉर्मल बंदा है हु इज नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज स्कैम और हाउ डज इट वर्क, वो इसमें फंसेगा 100%। एंड मैंने देखा यही है कि जो थोड़ा बहुत समझदार है, इन चीज़ों को जानकार है, समझदार नहीं जानकार है, वो अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखता नहीं है, वो मल्टीपल अकाउंट में पैसा रखता है। लेकिन जो इनसे दूर रहते हैं वो लोग जनरली एक ही अकाउंट में पैसा रखते हैं, अपना सेफ मानकर। हाँ, एक ही अकाउंट में एक ही तिजोरी में रखा हुआ है। हाँ, एक ही तिजोरी में रखा है। उसमें ये होता है कि रजिस्टर्ड बैंक की ऐप के अलावा वो जो ये अनऑथराइज्ड एप्स होती हैं, काफी चीजें आप यूट्यूब पे देखोगे, इंस्टाग्राम पे आती है कि एडिशनल वॉलेट एप्स होती है विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ये डाउनलोड करके रख लेते हैं। वो सेफ है नहीं, उसमें सारा डेटा डाल देते हैं बिना सोचे समझे कि हाँ भाई वहां से लीक नहीं होगा। राइट। अभी डेटा का ब्रीच, हम क्या ब्रीच तो नहीं बोलूंगा, डेटा का गेम आया था, आपने देखा हो गिबली ट्रेंड, अभी से कुछ महीने पहले। चैट जीपीटी या एआई के पास हमारी फोटोग्राफ्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी हमने खुद दे दी है। और आप अगर नोटिस करेंगे, कई बार बात करता हूँ इस टॉपिक पे, कि जब भी हम फोटो खींचते हैं, फोटो के अंदर सारी डिटेल आ जाती है, किस टाइम खींची, कहाँ खींची, क्या लोकेशन पे खींची। मैं तो मना करता हूँ कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अब ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप फोटोज डालते हो, कोई ज्यादा ही खास फोटो है उसको अपने बहुत लिमिटेड रखो, और फोटोज को अपने प्राइवेट एल्बम में मोबाइल की लॉक करके रखो। रीजन मेरे साथ हो चुका है। क्या चीज? मेरी वाइफ की फोटो जो कि बहुत अच्छी पिक थी, उन्होंने अपने मोबाइल में रख रखी थी। सो डेली वो जोमेटो पे और वैसे ऑर्डर प्लेस होते हैं। एक दिन मेरे पास आई कि मोहित शर्मा, यू हैव अ फ्रेंड सजेशन ऑन फेसबुक, यू माइट नो इट। एक आदमी का नाम जोमेटो की ड्रेस पहन रखी है, मेरी बीवी की शक्ल है उस पर। मेरी बीवी ने जोमेटो की ड्रेस पहन रखी है और वो अकाउंट किसी और का है। स्ट्रेंज। मैंने जब इसकी इस पे एफआईआर करवाई, मैंने ऑनलाइन में भी कंप्लेंट डाली। वो बंदा जो था वो हमारे यहाँ डिलीवरी करने आता था, मगर उसके पास फोटो कैसे पहुंची? क्यों? ये स्कैनर से पे करती थी, तो कुछ तो फ्रॉड था। चलो, वो अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया, मगर अब उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन होगी? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। बचना है भाई, तो ये है, तो इससे बच के रहोगे तो ज्यादा अच्छा है। खैर, बच के रहो भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत ज़्यादा डाटा, फोटोज़, वीडियोस, इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, इन सब को संभाल के रखो। इन सब को प्रमोट करने की, मार्केट में रखने की, खुलेआम बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनी नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचने के लिए बीइंग ऑन द सेफर साइड, मोहित जी की बात को समझना, और कुछ भी बात में कन्फ्यूजन लगे तो दोबारा देख लेना। एंड आपको जो भी सेशन से लगे कि हाँ ये लाइफ लर्निंग आपको बहुत अच्छी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं एक बस सेशन वाइंड अप करूँगा, पॉज करूँगा कि मोहित जी, एक बेसिक लाइफ लर्निंग आपकी तरफ से सजेशन की तरह जो सब पर लग सकती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इस कैमरा में प्लीज। देखो, लाइफ को जियो, एक धक्के की तरह मत चलाओ। तो ऑन योर कंडीशंस, और खुश रहो, जीना सीखो और टाइम दो। चाहे आपके बच्चे हैं, नहीं हैं, वाइफ को, सबको टाइम देके चलो। टाइम दो और बच के चलो। विद दिस आई वुड लाइक टू पॉज दिस सेशन, कंक्लूड दिस सेशन, एंड हम लोग दोबारा मिलेंगे, मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट बात करी जाएगी, फिर मौका मिलेगा तो फिर बैठेंगे, फिर उनकी बातचीत करी जाएगी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोहित जी।